एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड का तो सीधा सा फंडा है, देखो लाइट इमिटिंग डायोड का फंडा क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड का फंडा है कि दिस इज ईसी एंड दिस इज ईवी। यहां से अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना चाहते हैं तो यहां पे क्या क्रिएट करेंगे, होल क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब वापस ये जनरेशन हो गया, दिस इज जनरेशन। रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां आते हैं, ये होल क्रिएट हो गए थे, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, तो ये क्या होगा, लाइट बाहर निकलेगी, दैट इज एच न्यू। डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में, किसमें, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में लाइट बाहर निकलती है, लाइट बाहर निकलती है क्योंकि डायरेक्ट रिकॉम्बिनेशन होता है। डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर और इनडायरेक्ट में क्या फर्क होता है, ई के डायग्राम से देखें, ई के डायग्राम से अगर अपन देखें डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, इसमें क्या होता है, सपोज ये आपका एनर्जी स्टेट है, ये आपका यहाँ इलेक्ट्रॉन पड़ा है, दिस इज ई सी, ये आपका कंडक्शन बैंड है, ये आपका होल है, तो डायरेक्ट रिकॉम्बिनेशन होता है, दिस इज कॉल्ड ईसी और ईवी के बीच में। और अगर इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर होता तो क्या होता, इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर होता तो क्या होता, ये आपका होता इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये आपका होल होता है यहाँ। तो आपको पहले इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ आना पड़ता, फिर यहाँ से यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बीच वाली स्टेट में आता, ये स्टेट्स बनी होती है, पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ आता और फिर यहाँ से आके यहाँ रिकम्बाइन होता है इलेक्ट्रॉन, तो ये के डायग्राम। के यानी आपका के सेम होना चाहिए रिकॉम्बिनेशन के लिए इलेक्ट्रॉन और होल का, तो यहाँ पे के सेम है, तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को पहले यहाँ आना पड़ा, फिर यहाँ आके फिर बीच वाले की स्टेट में आके फिर आपको यहाँ जाके यहाँ गिरा है, तो दिस इज द इनडायरेक्ट रिकॉम्बिनेशन, इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। तो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में जो निकलता है दैट इज लाइट, और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में जो निकलता है दैट इज हीट। इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करते हैं डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर एलईडी में। एलईडी में क्या होता है, गैलियम आर्सेनाइड सबसे शानदार मटेरियल है जो कि इसको बनाने में किया जाता है, इसको बनाने के लिए यूज किया जाता है क्योंकि इसका जो होता है 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास इसका एनर्जी बैंड गैप ज़्यादा होता है। तो सारा खेल किसका है, ईजी। ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनर्जी बैंड गैप से किस इफिशियंसी की लाइट निकलेगी, दैट इज 1.24 अपॉन लैम्डा माइक्रोमीटर में आपको रखना है, तो आपको ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा। तो यानी जब भी आपको कोई क्वेश्चन में ईजी यानी ये एनर्जी बैंड गैप अगर आपको पता हो तो आप कौन सी लैम्डा वाली लाइट निकलेगी, लाल पीली हरी, वो आपको पता लग जाएगा। तो अगर आपको बैंड गैप दिया हो तो आप किस लैम्डा का लाइट निकलेगा पता लग जाएगा, या किस लैम्डा की लाइट दी हुई तो उसका बैंड गैप सेमीकंडक्टर का आप इससे पता लग जाएगा, दैट इज ईजी इक्वल टू 1.24 लैम्डा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जैसे कई बार क्वेश्चन में क्वेश्चन आया है। 1.24 अपॉन लैम्डा माइक्रोमीटर में रखना है, यहाँ पे ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आंसर जो ईजी मिलेगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा। तो दिस इज द बेसिकली एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड में एक ही फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट, बाकी कुछ ज्यादा खास नहीं है ना। उसके बाद में जीना डायोड, जीना डायोड के बारे में आपको पता ही है हल्का सा, जीना डायोड के बारे में आपको काफी पता है, फिर भी मैं बता देता हूं। जीना डायोड, जीना डायोड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हाई डोपिंग, बहुत हाई डोपिंग होती है। हाई डोपिंग होने के कारण यहां पे क्या होता है, क्वांटम टनलिंग हो जाती है। ये समझाई थी मैंने क्लास में आपको, क्वांटम टनलिंग क्या होती है, क्वांटम टनलिंग। और क्वांटम टनलिंग का इफेक्ट होता है, और ये किसकी तरह काम करता है, एज ए वोल्टेज रेगुलेटर काम करता है। तो इसमें हाई डोपिंग के कारण इसका ब्रेकडाउन जल्दी आ जाता है, क्योंकि हमने कहा पढ़ा था वी ब्रेकडाउन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग। जितनी ज्यादा डोपिंग बढ़ेगी तो इसकी डोपिंग जो होती है वो बहुत हाई होती है, उस डोपिंग बढ़ने के कारण इसका ब्रेकडाउन रिड्यूस हो जाता है। तो ब्रेकडाउन बहुत जल्दी अगर हो जाता है जेनर ब्रेकडाउन में, और इसी कॉन्सेप्ट का फायदा लिया जाता है एज ए वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। तो होता क्या है कि अगर आप किसी जेनर डायोड को, इसका सिंबल होता है लाइक दिस, इस जेनर डायोड को आपने क्या कर दिया, फॉरवर्ड बाइस किया, सपोज आपने इसको रिवर्स बाइस किया। रिवर्स बाइस में दिस विल बी, ये किसका, इसका जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है, VZ या VBR। तो ये किससे रिप्लेस हो जाएगा रिवर्स बाइस में, अगर आइडियल है तो दिस विल बी रिप्लेस बाई है VBR, आइडियल। और अगर प्रैक्टिकल है तो इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, ये मैंने समझाया था आपको। दिस इज RZ एंड दिस इज VBR प्रैक्टिकल। तो रिवर्स बायस में ये आपको, जब आप इसको रिवर्स बायस कर दोगे प्लस माइनस, यानी एन पे प्लस दिया आपने, और अगर ये वोल्टेज अगर ब्रेकडाउन से ज्यादा वोल्टेज हुआ, अगर ब्रेकडाउन में चला गया तो आपको आइडियली क्या देगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर आउटपुट देगा। इसलिए इसका नाम एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं। और अगर आपने फॉरवर्ड बायस में लगा दिया इसको, दिस इज प्लस माइनस, आपने इसको फॉरवर्ड बायस में लगा दिया, दिस इज रिवर्स बायस। आपने आपको फॉरवर्ड बायस में तो नॉर्मल पीएन जंक्शन की तरह काम करेगा, कट इन वोल्टेज से रिप्लेस हो जाएगा, दैट इज V गामा प्लस माइनस। तो दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द जेनर डायोड।
ये सब आपको पता है, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको सब पता है। तो दीज आर द बेसिकली जीनर डायोड। जीनर डायोड में होता क्या है, अगर आपका कॉन्सेप्ट से समझे तो इसमें हेवीली डोप्ड होता है। हेवीली डोप्ड होने के कारण क्या होता है, जो आपका लाइक अपने ऐसा वेन डायग्राम पढ़ा था, दिस ठीक है, और ये होता था ई किस तरह, पी साइड का और ये एन साइड का, ठीक है। तो पी में ई सी पी, ई वी पी, दिस इज ई सी एन, दिस इज ई सी पी, सॉरी ई सी वी, वैलेंस बैंड। ये नॉर्मल पी एन डायोड के लिए होता था। फर्मी लेवल नॉर्मल पी एन डायोड में कौन होता था, यहाँ होता था। लेकिन यहाँ में यहाँ पे मामला अलग होता है। यहाँ पे क्या होता है कि आपकी बहुत ज्यादा डोपिंग होने से फर्मी लेवल यहाँ घुस जाते हैं। किस जगह पे, यहाँ पे फर्मी लेवल यहीं आ जाते हैं। फर्मी लेवल इस जगह पे आने के कारण आपको जो डायग्राम बनता है वो ऐसा बनता है। देखो मैं आपको समझाता हूँ, ये नॉर्मल पी एन डायोड के लिए था, इसके लिए स्पेशली डायग्राम कैसा बनता है वो मैं आपको समझाता हूँ। जेनर डायोड में क्या होता है, दिस इज द लाइक दिस स्ट्रक्चर, थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको, एंड लाइक दिस। तो दिस इज ई सी पी और दिस इज ई सी एन और दिस इज ई वी पी एंड दिस इज ई वी एन। अब जेनर डायोड में डोपिंग बहुत ज्यादा होती है। डोपिंग में मैंने कहा था फर्मी लेवल कहां चला जाता है, अगर बहुत ज्यादा हेवीली डोप कर दोगे तो फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के अंदर ही चला जाएगा। तो दिस इज द ई एफ एन, और इसका जो कंडक्शन बैंड है वो भी बहुत हेवीली डोपिंग है, क्योंकि ये पी प्लस एन प्लस की बात कर रहा हूं मैं। पी प्लस एन प्लस यानी बहुत हेवीली डोपिंग। हेवीली डोपिंग का मतलब यहां का कंडक्शन बैंड भी, यहाँ देखो पी प्लस एन प्लस का मतलब पी प्लस प्लस एन प्लस प्लस होता है, हेवीली डोप्ड होता है दोनों तरफ। तो इसका कंडक्शन, इसका जो फर्मी लेवल है वो वैलेंस बैंड के अंदर चला जाएगा, यानी यहां पे, और इसका भी कंडक्शन बैंड के अंदर चला जाएगा। तो दिस विल बी सिचुएशन लाइक, तो इसका सिचुएशन आप ऐसा बना सकते हो, इसको थोड़ा ठीक करते हैं अपन। इसका सिचुएशन ऐसा बनेगा, दिस विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो दिस इज द ई एफ एन, ई एफ पी एंड दिस इज ई एफ एन। और जैसे ही आप इसको थोड़ा सा भी रिवर्स बाइसिंग दोगे, इलेक्ट्रॉन विल मूव दिस साइड, तो दिस इज इलेक्ट्रॉन टनलिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो फर्मी लेवल होता है अंदर होने के कारण थोड़ा सा भी जैसे ये नीचे आएगा, अब ये तो नॉर्मल शॉर्ट सर्किटेड है, जैसे आप इसको रिवर्स बाइस दोगे, रिवर्स बाइस में थोड़ा सा नीचे आएगा और इलेक्ट्रॉन विल बी मूव दिस साइड। तो आपको चाहिए तो मैं इसको थोड़ा रिवर्स बाइस के स्टाइल में बना सकता हूं, इसको आप ऐसा ही बना सकते हो चाहो तो, दिस विल बी लाइक दिस एंड दिस विल बी लाइक दिस एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स विल मूव लाइक दिस, क्योंकि यह हेवीली डोप्ड होता है। तो दिस द बेन डायग्राम फॉर द जीनर डायोड। तो जीनर डायोड में स्पेशली क्या होता है, टनलिंग होता है, टनलिंग ऑफ चार्ज कैरियर्स। तो हल्का सा ब्रीफ मैंने आपको किया। दिस इज ऑल अबाउट योर स्पेशल डायोड्स। तो डायोड्स को बिल्कुल अच्छे से रिवाइज हमने किया, एक एक फॉर्मूला हमने समझा, कहां से कैसे कैसे इसका फॉर्मूला आ सकता है, कैसे कैसे क्या हो सकता है, सारी चीजें हमने देखी। अब जो हमें बात करनी है दैट इज, ये सारी डायोड्स की बातें हो गई, और अब जो बात करनी है दैट इज बीजेटी। नेक्स्ट टॉपिक इज बीजेटी। ये क्या कहता है, बाइपोलर जंक्शन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटी। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो होता है वो क्या कहता है कि, वो कहता है आपको कि अगर आपका एन पी एन, अगर एन और पी को हमने समझा दो सेम टाइप के सेमीकंडक्टर, यानी एन एन के बीच में एक पी को सैंडविच कर दिया जाए, तो नया जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज पी एन डायोड, पी एन पी बीजेटी। दैट इज लाइक दिस, दिस इज पी, दिस इज एन एंड दिस इज पी, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है बीजेटी होता है। इसका सिंबल क्या होता है, दिस इज फॉर एनपीएन, द सिंबल इज लाइक दिस, दिस इज द बेस, दिस इज द कलेक्टर एंड दिस इज द इमिटर। अगर ये बाहर की तरफ है, ये करंट की डायरेक्शन को बताता है, और ये अंदर, ये तो ये एनपीएन है, एन पी और एन। और अगर ये ऐसा हो जाता तो ये बेस, ये कलेक्टर एंड ये इमिटर, लेकिन ये अंदर की तरफ करंट हो जाती तो ये हो जाता पी एन पी। क्लियर, दिस इज एनपीएन, दिस इज सिंबल एंड दिस इज द इमिटर, दिस इज बेस एंड दिस इज द कलेक्टर। अगर अपन बात करें डोपिंग की और उसका अगर टेबल बना लें एक बार, तो अपन ऐसा कह सकते हैं। तो डोपिंग अगर बात करें तो सबसे ज्यादा डोपिंग किसका होता है, डोपिंग हमें सबसे ज्यादा किसका चाहिए, दैट इज इमिटर।
उससे कम डोपिंग जो होता है वो बेस का होता है। किसका होता है? बेस का। और उससे कम होता है वो कलेक्टर का होता है। हम करना तो इसकी चाहते हैं, किसकी? कलेक्टर की। सबसे कम डोपिंग हम बेस की करना चाहते हैं, हमारी इच्छा तो यही है। लेकिन होता क्या है, प्रैक्टिकली जब डायोड बनाते हैं तो सबसे पहले कलेक्टर बनता है। सबसे पहले कलेक्टर बनता है। उस कलेक्टर के ऊपर अगर आप, जैसे कलेक्टर बना दिया आपने 10 की पावर 16 पर सेंटीमीटर क्यूब से इसका डोपिंग कर दिया, सपोज ये कलेक्टर है। कलेक्टर यानी पी टाइप का बना दिया। अब आपको इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर ही एन बनाना है। तो इसके ऊपर अगर एन बनाना है तो ये तो एन है, एन डी आपको 10 की पावर 16 से ज्यादा देना पड़ेगा। 10 की पावर 17 आप अगर क्या दोगे, यहां से एन डी दोगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा? ये वाला पी से एन में कन्वर्ट होगा। यानी इससे ज्यादा डोपिंग देनी पड़ती है। तो हमारी मजबूरी है कलेक्टर के ऊपर बेस बनाने के लिए, बेस की डोपिंग कलेक्टर से ज्यादा होनी चाहिए। तो मजबूरी है हमारी, क्लियर? तो इसका बनाने के लिए इसकी मजबूरी, इसलिए प्रैक्टिकली दिस इज द फॉर डोपिंग। और साइज की बात करें तो सबसे ज्यादा साइज इसका होता है WC एरिया, WC कलेक्टर, उसके बाद WE, सबसे कम एरिया बेस का। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो बेस की विड्थ है WB, ये इसकी डिफ्यूजन लेंथ से बहुत कम होनी चाहिए। WB शुड बी लेस देन L। डिफ्यूजन लेंथ ऑफ द चार्ज करिए, डिपेंड करेगा PNP या NP पे। अगर N है तो ये LN हो जाएगा और P है तो ये LP हो जाएगा। तो डिफ्यूजन लेंथ ऑफ द चार्ज करिए, यहाँ पे जो डिफ्यूजन लेंथ होगी किसी भी चार्ज करियर की, उससे कम होना चाहिए। अदरवाइज सारे यही डिफ्यूज हो गए, कोई होल्स यहाँ आया और सब कुछ यही डिफ्यूज होगा तो काम खत्म हो जाएगा। तो WB शुड बी वेरी वेरी लेस देन डिफ्यूजन लेंथ। डिफ्यूजन लेंथ LP और LN। LP किसके लिए हो जाएगी? NPN के लिए, और LN PNP के लिए। ठीक है ना? तो दिस इज, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर, बेस विड्थ शुड बी लेस देन डिफ्यूजन लेंथ। This is the doping and this is the area and this is the area। एरिया लिखो आप इसको, बजाय इसके W के एरिया लिखो इसको। एरिया ऑफ कलेक्टर, एरिया ऑफ इमीटर एंड एरिया ऑफ बेस। ठीक है? तो एरिया सबसे ज्यादा कलेक्टर का, उससे कम इमीटर का, इससे कम बेस का। एक कलेक्टर का एरिया सबसे ज्यादा क्यों होता है? हीट डिसिपेशन के कारण, क्योंकि सबसे ज्यादा आउटपुट करंट कहाँ मिलेगी? यहाँ पे। उसका रेजिस्टेंस, क्योंकि रिवर्स बायस होता है जनरली और ये फॉरवर्ड बायस होता है एक्टिव रीजन में। जब ये रिवर्स बायस होता है, जनरली हम एक्टिव रीजन में यूज करते हैं, तो जब इसको रिवर्स बायस करते हैं तो यहां पे रिवर्स बायस के कारण होता क्या, देखो, जब भी आप यहां पे इस रीजन में, कलेक्टर रीजन पे, यहां रिवर्स बायस होगा, बहुत रेजिस्टेंस होगा हेवी R, और यहां पे करंट फ्लो होगी IC। तो यहां पे R भी हाई है और IC भी काफी फ्लो होती है। तो IC इंटू R करोगे तो बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम होगा। तो बहुत ज्यादा पावर यहां पे कंज्यूम होगा तो हीट होगा तो फिर वापस IC बढ़ती है हीट से, क्योंकि मैग्नेटिक एरिया करंट बढ़ते हैं। तो हीट होगा तो यहां पे पावर कंजप्शन बढ़ेगा। तो पावर कंजप्शन को एक साथ सारा अपन चाहते हैं कि अगर एरिया बड़ा होगा तो वो आराम से फैल जाएगा पूरा पावर। इसलिए एरिया हमेशा कलेक्टर का बड़ा होता है, क्योंकि पावर कंजप्शन सबसे ज्यादा यही होता है आउटपुट करंट के कारण। थर्मल रनअवे एक चीज बोलते हैं अपन, जिसको एनालॉग में पढ़ोगे आप। तो दिस इज द बेसिकली डोपिंग रेशियो वगैरह हमने पढ़ा। अब अपन बात करते हैं डोपिंग रेशियो एंड एरिया। कलेक्टर करंट की बात करते हैं, सॉरी, करंट कंपोनेंट इन बीजेटी। करंट कंपोनेंट इन बीजेटी, फटाफट से बता रहा हूं मैं आपको। करंट कंपोनेंट इन बीजेटी, बीजेटी में करंट कंपोनेंट कौन कौन से होंगे? तो अपन अच्छे से पढ़ते हैं। दिस ये सब आपने अच्छे से पढ़ा ही होगा, क्योंकि आपको सिर्फ रिवीजन करना है अभी। दिस इज एन, सॉरी, दिस इज P, दिस इज N एंड दिस इज P। यहाँ से होल्स चले सर, होल्स बहुत सारे चले, होल्स के कारण जो यहाँ से करंट हुई IPE। ठीक है? यहाँ से कुछ होल्स यहाँ रिकम्बाइन होते हैं, कुछ होल्स यहाँ रिकम्बाइन होते हैं, यहाँ जो पहुँचते हैं उनके कारण जो करंट होती है दैट इज IPC। कोई दिक्कत? 100 होल चले, 2 रिकम्बाइन हो गए, 98 यहाँ पहुँच गए। ऐसे करते हैं अपन ना। अब इधर से होल डिफ्यूज हो गए इस साइड, क्योंकि यहाँ होल ज्यादा है, यहाँ होल कम, तो ये डिफ्यूजन के कारण। इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इधर इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन भी डिफ्यूज होंगे। इलेक्ट्रॉन विल डिफ्यूज होंगे इस साइड, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होंगे इस साइड। तो यहां से इलेक्ट्रॉन अगर डिफ्यूज होंगे इस साइड, इलेक्ट्रॉन इस साइड डिफ्यूज होंगे, तो यहां पे भी एक करंट होगी INE, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगी। तो दिस इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट होगी दैट इज INE। तो यहां पे जो टोटल करंट हो गई IE, वो किसके बराबर होती है? IPE प्लस INE। नाउ अब यहां पे हम क्या लगाते हैं? जनरली फॉरवर्ड बायस, और यहां पे क्या लगाते हैं? रिवर्स बायस। अगर अपन सपोज यहां फॉरवर्ड बायस लगाएंगे नहीं, अभी एक बार के लिए दिस इज, सॉरी, अब हमने एक बार के लिए क्या किया, सिर्फ यहां पे ये करंट आई IPE INE, यहां पे हम लगाते हैं फॉरवर्ड बायस और यहां पे लगाते हैं हम रिवर्स बायस।
सपोज हम फॉरवर्ड बायस लगाए ही नहीं, एक बार के लिए इसको भूल जाओ, दिस इज ओपन, दिस इज द इमीटर, दिस इज द बेस एंड दिस इज द कलेक्टर। ये अगर ओपन है, इसको भूल जाओ, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जंक्शन रिवर्स बायस हो गया, तो यहाँ पे रिवर्स करंट फ्लो होगी, होल्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड जाएंगे और जो यहाँ के होल्स हैं, जो यहाँ के होल्स है एन में, वो इस साइड जाएंगे। तो यहाँ पे जो करंट होगी आई पी सी ओ, पी यानी इस तरफ नंबर ऑफ होल्स जो इस तरफ मूव कर रहे हैं कलेक्टर में, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं दैट इज आई एन सी ओ। तो दो तरह की करंट हुई, अल्टीमेटली करंट दोनों तरफ की इधर ही हुई। तो ये दोनों जो माइनॉरिटी करंट, ये लगाओगे भी नहीं आप, अगर फॉरवर्ड नहीं लगा रहे हो, केवल रिवर्स बायस लगा रहे हो, तो दो करंट तो फ्लो होगी, इसका नाम होगा दोनों मिला के आईसीबीओ। इसे बोलते हैं इमीटर ओपन भी रख दिया जाए तो भी अगर यहाँ रिवर्स बायस लगा दे तो ये वाली माइनॉरिटी करंट तो फ्लो होगी। तो आईसीबीओ इज इक्वल टू क्या होता है, आईएनसीओ प्लस आईपीसीओ। कोई डाउट? तो दिस इज आईपीई प्लस दिस, दो करंट ये मिल गई, दिस इज आई, हाँ, और आईपीसी, आईपीसी, आई कलेक्टर, टोटल कलेक्टर करंट तीन करंट हो गई, दिस दिस दिस। तो आई कलेक्टर करंट अगर मैं लिखूं टोटल, तो यहां से हमें पता लगता है आईसी इज इक्वल टू आईपीसी, आईपीसी प्लस आई, दोनों मिला के आईसीबीओ। कई बुक्स में इसको आईसीओ भी बोलते हैं, तो कई बार आईसी इज इक्वल टू आईपीसी प्लस आईसीओ। ये पता लग गया। यहां की टोटल करंट जो दैट इज इमीटर करंट, ये कलेक्टर करंट। हाँ, अब जो यहां रिकॉम्बाइन हुआ, इस रिकॉम्बिनेशन के कारण प्लस ये जो आई एन ई के इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव किए हैं, तो इलेक्ट्रॉन कुछ इधर मूव किए हैं और कुछ रिकम्बाइन हुए हैं, दोनों इलेक्ट्रॉनों को कंपनसेट का काम कौन करेगा, एक ग्राउंड करेगा। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे इस रिकॉम्बिनेशन की न्यूट्रलिटी को हटाने के लिए, और जो इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर रहे हैं उनको बचाने के लिए, वो इलेक्ट्रॉन जब यहां से जाएंगे तो उसका नाम होगा आईबी। तो यहां से एक और चीज पता लग रही है, आईई इज इक्वल टू, यहां से एक और चीज पता लग रही है, आईई इज इक्वल टू आईबी प्लस आईसी प्लस आईबी, आईई इज इक्वल टू आईबी प्लस आईसी। तो ये वाली करंट इक्वेशन सारी हो गई। यहां से अगर कुछ पैरामीटर निकालें दैट इज अल्फा, अल्फा इज द डीसी गेन इन कॉमन बेस। ये कॉमन बेस है, बेस कॉमन है, इसके अंदर अल्फा, अल्फा क्या होता है, आईसी अपॉन आईई। और ऑलमोस्ट आईसी किसके बराबर है, आईसी अगर अपन ध्यान से देखें तो अगर इसको माइनॉरिटी को रिजेक्ट कर दें अपन एक बार के लिए, बहुत कम होती है आईसीबीओ, बहुत कम होती है, तो दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू आईपीसी अपॉन आईई, ऐसा लिख सकते हैं। दिस इज अल्फा। देन बीटा, बीटा इज द बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर, इसको क्या बोलते हैं, बेस बीटा स्टार, बेस बीटा नहीं है ये बेस ट्रांसपोर्ट है, बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर। ये किसके बराबर होता है, अगर बीटा की बात करूं तो बीटा यानी कितना रिकॉम्बिनेशन को बताता है कि आउटपुट में कितनी करंट मिली कलेक्टर में और इनपुट में कितनी थी, यानी आईपीसी अपॉन आईपीई, इसे बोलते हैं बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर। एंड लास्ट वन इज द इमीटर इंजेक्शन इफिशियंसी, इमीटर इंजेक्शन इफिशियंसी, इमीटर इंजेक्शन इफिशियंसी। ये क्या बोलती है सर, इमीटर इंजेक्शन बोलती है, यहां दो तरह के करंट है इमीटर में, आईपी और आईएनई। तो मेन करंट कौन सी है, क्योंकि डोपिंग तो पी में ज्यादा है, एन में तो यहां बहुत कम डोपिंग, तो आईएनई बहुत कम होगी, तो आईपी आईएनई टोटल करंट के रेस्पेक्ट में कितनी होगी इमीटर में, तो आईपी टोटल करंट यानी आईपी प्लस आईएनई के रेस्पेक्ट में कितनी होगी, यानी आईपी अपॉन टोटल आईई। दिस इज द गामा। तो अल्फा, बीटा स्टार और गामा स्टार तीन तरह की चीजें हमने पढ़ी, और यहां से अगर आप फाइनली कंक्लूड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा स्टार इंटू गामा स्टार। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे डीसी गेन के बराबर आ जाएगा। बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर और इमीटर इंजेक्शन एफिशिएंसी मल्टीप्लाई होती है तो आपके गामा के बराबर आ जाती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फ्रॉम दिस करंट इक्वेशंस। कोई डाउट? परफेक्ट। उसके बाद अगर अपन बात करें, अगर जेई दो तरह के जंक्शन होते हैं, ये जंक्शन इसको बोलते हैं जे ई और इसको बोलते हैं जे सी। दो जंक्शन हो गए जे ई और जे सी। अगर दोनों में इसको भी फॉरवर्ड बायस कर दें, इसको भी रिवर्स बायस कर दें, तो किस मोड में काम करेगा, एक्टिव मोड में काम करेगा, आपको पता ही है। इसको फॉरवर्ड कर दें, इसको भी फॉरवर्ड कर दें, दोनों जंक्शन पे फॉरवर्ड कर दें, तो दिस इज सैचुरेशन रीजन। इसको रिवर्स बायस कर दें, इसको भी रिवर्स बायस कर दें, दोनों को रिवर्स बायस कर दें, करंट जीरो हो जाएगी, कट ऑफ। और लास्ट, अगर इसको रिवर्स बायस कर दें, इसको फॉरवर्ड कर दें, यानी इसका उल्टा कर दिया एक्टिव को, तो इनवर्स एक्टिव हो गया, इनवर्स एक्टिव। इस रीजन में किसकी तरह काम करता है ट्रांजिस्टर, बीजेटी एज ए एम्पलीफायर। इसमें ऑन स्विच, इसमें ऑफ स्विच, और इसमें अटेन्यूएटर, उल्टा एम्पलीफायर का उल्टा अटेन्यूएटर। तो ये टेबल भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम इन दोनों जंक्शन पे अलग अलग तरह की बाइसिंग लगा के अलग अलग मोड में काम करवा सकते हैं। आर यू क्लियर अबाउट इट? कोई डाउट यहां तक? कोई भी डाउट नहीं है? नाउ अब अगर अपन बात करें
बेस विड्थ मॉड्यूलेशन, बेस विड्थ मॉड्यूलेशन इज इंपॉर्टेंट पैरामीटर, बेस विड्थ मॉड्यूलेशन, बेस विड्थ ये गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस विड्थ मॉड्यूलेशन, और इसका एक और नाम होता है अर्ली इफेक्ट, अर्ली इफेक्ट, अर्ली इफेक्ट। ये क्या कहता है, देखो ये इफेक्ट कहता है कि सब, ये एनपीएन डायग्राम है, एनपीएन में अपने पास जंक्शन मिलेगा, जंक्शन में क्या होगा, दिस इज द एन, दिस इज पी एंड दिस इज एन, नाउ दिस इज द एन, दिस इज द पी एंड दिस इज एन। जैसे हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाया, अब क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं, इस जंक्शन को हमेशा क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायस, दिस जंक्शन इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस बट दिस जंक्शन इज रिवर्स बायस, इस जंक्शन को हम रिवर्स बायस करते हैं। अगर इस जंक्शन को हम रिवर्स बायस करेंगे तो ये जीसी जंक्शन पे क्या बढ़ेगी, डिप्लीशन लेयर बढ़ेगी, डिप्लीशन लेयर आएगी, जैसे जैसे आप रिवर्स बायस बढ़ाते जाओगे डिप्लीशन लेयर आती जाएगी। तो पहले जो विड्थ कितनी थी बेस की, दिस इज डब्ल्यू ओरिजिनल विड्थ, अब वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप रिवर्स बायस बढ़ाते जाओगे धीरे 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 पूरा बेस ही गायब हो जाएगा, और जिस कंडीशन पे पूरे बेस में ही डिप्लीशन लेयर फैल जाएगी उसे बोलते हैं पंच थ्रू। तो वी रिवर्स बायस बढ़ाते जाएंगे तो डिप्लीशन लेयर बढ़ती जाएगी और इफेक्टिव बेस विड्थ, इफेक्टिव बेस विड्थ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, इफेक्टिव बेस विड्थ आपकी कम हो जाएगी। और एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब WB, ये पूरी WB, जब WB अगर जीरो ही हो जाए, बेस विड्थ अगर आपकी जीरो हो जाए, कब, जब पंच थ्रू हो जाएगा, पंच थ्रू, पंच थ्रू यानी वो प्रोसेस जहां पे रिवर्स बायस बढ़ाते बढ़ाते पूरी पूरी यही गायब हो जाए, कौन, क्या, डिप्लीशन लेयर। और अगर पूरी डिप्लीशन लेयर गायब हो जाएगी इसका मतलब ट्रांजिस्टर एक्शन खत्म और बेस विड्थ पूरी डिप्लीट हो गई। तो इसका नुकसान क्या है, इसका नुकसान ये होगा कि आईबी करंट जो है बिल्कुल जीरो हो जाती है, रिकॉम्बिनेशन इज आईबी इज सॉरी इस ये WB इज जीरो एंड IB जीरो इज पंच थ्रू, पंच थ्रू पे क्या होता है, IB जीरो हो जाता है। तो बेस विड्थ रिवर्स बायस से होता क्या, देखो रिवर्स बायस का अगर कॉन्सेप्ट देखें, वी रिवर्स बायस आप बढ़ाओगे एट जंक्शन जेसी, जेसी पे अगर रिवर्स बायस बढ़ाओगे तो IB कम होगी, IB कम होगी, IC बढ़ेगी सर, और IE भी बढ़ेगी, क्योंकि IB कम हो रही है, IB कम हो रही है तो IC और IE बढ़ेगी, क्योंकि यहां से ज्यादा होल्स पहुंचेंगे। तो अल्फा भी बढ़ेगा, ये आपको बताया था मैंने क्लास में, बीटा भी बढ़ेगा और गामा भी बढ़ेगा, तीनों चीजें इसमें बढ़ती है वी रिवर्स बायस बढ़ाने से। IB कम होती है, बेस विड्थ मॉड्यूलेशन, ये अर्ली इफेक्ट होता है। ठीक, नेक्स्ट इज, अगर मैं बात करूं तो ये देखो, अगर आपका पहले शुरू के अंदर आपकी यहां से एन से इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होंगे तो इस तरीके से डिफ्यूज हो रहे थे पूरी ड्यूट तक, WB तक। फिर आपने जब आप डिप्लीशन लेयर बढ़ाते जाओगे, समझ आपकी डिप्लीशन लेयर यहां पहुंच गई, तो आपका जो होल इंजेक्ट, जो आपके इलेक्ट्रॉन यहां से इंजेक्ट हो रहे हैं वो ऐसे इंजेक्ट होंगे। तो दिस इज द एक्स dx। तो अगर ये dx जितना कम होता जा रहा है, यानी बेस विड्थ कम होने से ये जो इंजेक्शन का एरिया है, माइनॉरिटी जो यहां से इलेक्ट्रॉन जो बहुत सारे जब इधर इंजेक्ट कर रहे हैं, ये बहुत कम हो गए, मतलब इस कम एरिया मिल रहा है इसको, और कम एरिया मिल रहा है तो करंट बढ़ेगी, क्योंकि करंट क्या होती है, करंट होती है I इज इक्वल टू Q dn अपॉन dx, IE इमीटर करंट। तो dx जब dx इंटू एरिया, तो dx अगर आपका घटेगा तो आपका IE बढ़ेगा, इसलिए आपका IE भी बढ़ता है। तो दिस इज अ बेस विड्थ मॉड्यूलेशन से कारण क्या क्या होता है, I भी घटता है, IC बढ़ता है, IE बढ़ता है, अल्फा बीटा गामा तीनों ही बढ़ते हैं। क्लियर हो गया, कोई डाउट, परफेक्ट। नाउ ड्यू टू द बेस विड्थ मॉड्यूलेशन, बेस विड्थ मॉड्यूलेशन का एक और काम होता है, बेस विड्थ मॉड्यूलेशन से क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखें, बेस विड्थ मॉड्यूलेशन से अल्टीमेटली IC बढ़ रही है, करंट जो है, अगर आप इसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, दिस इज IC और दिस इज VCE, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कैसा बनता है, ऐसा बनता है। तो दिस इज विदाउट बेस विड्थ मॉड्यूलेशन। अगर बेस विड्थ मॉड्यूलेशन होगा तो आपका कर्व कैसा आएगा, ऐसा आएगा, आपने देखा होगा, दिस इज ड्यू टू द बेस विड्थ मॉड्यूलेशन, बेस विड्थ मॉड्यूलेशन, एंड दिस इज विदाउट बेस विड्थ मॉड्यूलेशन। तो दिस इज विदाउट बेस विड्थ मॉड्यूलेशन। और अगर इस जगह करंट है IC, इस वाले सिचुएशन में, तो IC क्या होती है, IC इज इक्वल टू, इफ अल्फा इज ऑलमोस्ट 1, अल्फा अज्यूम कर रहा हूं मैं 1, तो IC इज नियरली इक्वल टू, IC इज इक्वल टू VT ई की पावर, सॉरी IC इज इक्वल टू I0 ई की पावर V अपॉन नेटा VT। यहां पे V क्या है, VBE है, V इज हियर इज VBE इनपुट वोल्टेज, तो VBE अपॉन नेटा VT -1, ठीक है। ये विदाउट नॉर्मल करंट इक्वेशन है, लेकिन अगर विथ अर्ली इफेक्ट क्या हो जाता है, ये IC इज नियरली इक्वल टू I0
ई की पावर वी बी ई अपॉन नीटा वी टी माइनस 1, एक फैक्टर एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, 1 प्लस मॉड ऑफ वी सी ई अपॉन वी ए। वी ए इज द अर्ली वोल्टेज। अर्ली वोल्टेज क्या होता है, जब आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करते हो, इसको पीछे 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 एक्स्ट्रापोलेट करते हो, तो दिस इज नोन एज द वी ए, मॉड ऑफ वी ए। तो ये आपका अर्ली इफेक्ट के कारण इक्वेशन आ जाती है दिस। इसको कैसे किया था, मैंने क्लास में किया था इसका प्रूफ, तो आपको ध्यान रखना है। अर्ली इफेक्ट के साथ इक्वेशन ये है, और वे विदाउट अर्ली इफेक्ट, दिस इज विदाउट अर्ली इफेक्ट, और दिस इज विथ अर्ली इफेक्ट, विथ अर्ली इफेक्ट। कोई डाउट? पक्का? नेक्स्ट इज ब्रेकडाउन फिनोमिनन। ब्रेकडाउन फिनोमिनन, ब्रेकडाउन फिनोमिनन क्या बोलता है? ब्रेकडाउन फिनोमिनन बोलता है कि सर सपोज ये ग्राफ बनाया हमने, दिस इज आई सी वर्सेज वी सी ई, ठीक है, तो ये धीरे धीरे ये जाके ये जाता है, उसका ये रिवर्स बायस वोल्टेज होता है वी सी, आपको पता है ना, दिस इज द जंक्शन पे, दिस इज बेस, दिस इज कलेक्टर एंड दिस इज इमीटर, दिस वोल्टेज इज वी सी ई जो कि रिवर्स बायस है, और दिस इज वी बी ई जो कि फॉरवर्ड बायस है, दिस इज फॉरवर्ड बायस एंड दिस इज रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस जब ये वोल्टेज अप्लाई करते हैं वीसी, तो एक अगर हद से ज्यादा अगर आप वोल्टेज अप्लाई करते हो तो धीरे धीरे रिवर्स बायस में जो ब्रेकडाउन होता है वही ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ब्रेकडाउन अकर होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, किसमें? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन इमीटर दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो दिस इज फॉर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे जो जिस वोल्टेज पे ये अकर हुआ है, दिस इज ब्रेकडाउन वोल्टेज, इसे बोलते हैं सीईओ, दिस इज सीईओ। और अगर यही कनेक्शन, दिस इज फॉर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, अगर कॉमन कलेक्टर होती तो आईसी, कॉमन बेस होता तो वीसीबी, और ये एक सेम करंट इक्वेशन आती, और ये ब्रेकडाउन लाइक दिस। इस जगह पे जो होता है आपका ब्रेकडाउन, दैट इज ब्रेकडाउन वोल्टेज इज वीसीबीओ। ओ का मतलब वहां पे पढ़ा था अपन ने, वीसीबीओ का मतलब इमीटर ओपन, यहाँ पे इमीटर, यहाँ पे क्या बचा? बेस ओपन, इसका मतलब बेस ओपन वोल्टेज, और ये इमीटर ओपन, जो नहीं है इसमें नाम वही ओपन होता है, तो बेस ओपन। तो इस तरीके से आप ये ब्रेकडाउन वोल्टेज में भी रिलेशन निकाल सकते हो। रिलेशन क्या होता है इन दोनों वोल्टेज में? ब्रेकडाउन वोल्टेज इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन व्हेन बेस ओपन, सीईओ इज इक्वल टू ब्रेकडाउन वोल्टेज सीबीओ 1 अपॉन बीटा इंटू 1/n। क्लियर? तो 1/n इज द फैक्टर, ठीक है, इसको एक फैक्टर होता है जिससे कि ये जनरली 3 to 6 के बीच में वेरी करता है। आर यू क्लियर अबाउट इट? तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ कॉमन इमीटर व्हेन, और ये ब्रेकडाउन वोल्टेज कब होता है? जब बेस ओपन होता है, और ये जब इमीटर ओपन होता है। ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दिस इज द ब्रेकडाउन वोल्टेज इन द बीजेटी। को डाउट? कंफर्म? नाउ नेक्स्ट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा। एक चीज स्पेशली आपको यहां ध्यान रखनी है, ये जो यहां पे वीए है और आईसी है, ये बेसिकली यहां पे क्या बोल रहा है? इस जगह पे जब अपन ने विदाउट अर्ली विड्थ मॉड्यूलेशन पढ़ा था, तो यहां आर नॉट क्या था? इनफाइनाइट था, क्योंकि करंट इज कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट है, तो आर नॉट क्या होता है? वीसीई में चेंज अपॉन आईसी में चेंज। तो वीसीई में कोई वीसी के मुकाबले आईसी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, आईसी में चेंज नहीं हो रहा है, तो आईसी अगर जीरो हो जाएगी, डेल चेंज इन आईसी जीरो, तो ये इनफाइनाइट होगा। लेकिन यहाँ पे आर नॉट फाइनाइट होता है। ये किसके बराबर होता है? जो आर नॉट होता है दैट इज द फाइनाइट, वो अल्टीमेटली 1 अपॉन, इसका स्लोप जो होता है वो 1 अपॉन स्लोप होता है, क्योंकि ये आईसी अपॉन वीसी है, इसलिए इसका अपोजिट। तो दैट इज, आपको ध्यान रखना है, दैट इज वीए अपॉन आईसी। जो आपका आर नोट होता है वो किसके बराबर होता है? आउटपुट रेजिस्टेंस ड्यू टू अर्ली इफेक्ट, दैट इज वीए अपॉन आईसी। तो आर नोट जो होता है अर्ली इफेक्ट के कारण, वो हमेशा किसके बराबर होता है? ये आपको पता होना चाहिए, वीए अपॉन आईसी, दैट इज वीए अपॉन आईसी। ये चीज मैं भूल गया था, स्किप हो गई थी, दिमाग से निकल गई थी। नाउ अपन बात कर रहे थे ब्रेकडाउन की, बात कर ली। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा। रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा, ठीक है। तो अल्फा और बीटा के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो बीटा इज इक्वल टू, हम जानते हैं बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? आई सी अपॉन आई बी। अल्फा इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई ई, एंड गामा इज इक्वल टू आई ई अपॉन आई बी। ये सब चीज आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, आई अल्फा बीटा गामा। और उनमें रिलेशन, जो आपको बीटा का रिलेशन बता रहा हूं, बाकी सब आप निकाल लोगे। बीटा इज इक्वल टू होता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा,
आपको याद रखना है। इससे आप अल्फा पता है तो बीटा भी निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो। और एक करंट इक्वेशन होती है आईसी, आईसी इज इक्वल टू कई बार अपन लिखते हैं बीटा आईबी, ये भी लिखते हैं, प्लस बीटा आईबी प्लस बीटा आईबी प्लस 1 प्लस बीटा आईसीबीओ, आईसीबीओ। तो इसको कई बार आपको देखा होगा आपने, अपन ऐसे भी लिखते हैं आईसी इज इक्वल टू बीटा आईबी प्लस आईसीईओ, ये करंट इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है। और वह 1 प्लस बीटा इंटू आईसीबीओ, आईसीबीओ का मतलब इमीटर ओपन वाली करंट जो मैंने समझाई थी आपको, रिवर्स करंट इज इक्वल टू आईसीईओ, जब बेस ओपन वाली करंट के 1 प्लस बीटा टाइम्स होती है। तो ये क्लियर हो गया, दिस इज आईसी। कई बार ऐसा भी होता है आईई इज इक्वल टू एल्फा आईसी, तो आपको पता ही है, यहां से पता लगेगा आईई इज इक्वल टू आईसी इज इक्वल टू सॉरी दिस इज आईसी इज इक्वल टू एल्फा आई, आईसी इज इक्वल टू एल्फा आई। ठीक है, ये आपको पता ही है। तो ये इक्वेशंस आपको थोड़ी ध्यान रखनी है, बीजेटी में बहुत काम आती है। कोई डाउट? परफेक्ट क्लियर नाउ द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, ये आपको बिल्कुल परफेक्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर अपन इसमें रिवीजन देखें तो यहां पे दो चीजें हैं। नेक्स्ट इज माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन, माइनॉरिटी कंसंट्रेशन इन बीजेटी, इन बीजेटी कैसे समझते हैं? देखो 4 मोड में काम करता है। सपोज मेरा एक और एन, ठीक है। अब होगा कि इसको एक्टिव मोड में रख रहा हूं मैं। एक्टिव मोड का मतलब दिस इज फॉरवर्ड बायस, दिस इज रिवर्स बायस। तो ये जो फॉरवर्ड बायस में होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा तो क्या होगा सर, यहां पे ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर बहुत ज्यादा है, समझना बात को। इसको पीएनपी ले लो, आपको थोड़ा सा आसान रहेगा समझाने के लिए। पीएनपी, पीएनपी। अब देखो यहां पे हमने फॉरवर्ड बायस किया इस जंक्शन पे, ये फॉरवर्ड बायस है, तो इस जंक्शन पे फॉरवर्ड बायस हुआ। फॉरवर्ड बायस में मैंने क्या बताया था, यहां से होल्स इधर मूव करेंगे, होल्स यहां बहुत ज्यादा है, यहां बहुत कम है, तो कैसे इंजेक्ट करेंगे होल्स? होल विल इंजेक्ट लाइक दिस, लाइक दिस। तो जब एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होंगे, ये आपको पढ़ा भी है कंटिन्यूटी, जब अपन ने पढ़ा था लो लेवल इंजेक्शन, एक्सपोनेंशियली यहां पे होल्स बहुत ज्यादा है, यहां कम है, तो ऐसे डिक्रीज होंगे। लेकिन ये ऐसे लीनियर जैसे दिखता है, क्योंकि जब भी डिस्टेंस छोटी हो जाती है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या हो जाता है? लीनियर हो जाता है। तो डिस्टेंस छोटी होने के कारण एक्सपोनेंशियली जो वेरी कर रहा था वो लीनियरली हमें दिखता है। लेकिन यहां से होल्स इस तरीके से जाएंगे फॉरवर्ड बायस में, और इधर से एन ये फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस है तो एन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इधर बहुत कम है तो इधर से, लेकिन कम है इलेक्ट्रॉन क्योंकि लाइटली डोप्ड होता है उतना, तो यहां से इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे। तो दिस इज द डोपिंग प्रोफाइल। अब माइनॉरिटी कैरियर बना रहे हैं अपन, डोपिंग कैसे चेंज होती है या माइनॉरिटी कैरियर की कंसंट्रेशन कैसे चेंज होती है। सॉरी, दिस इज द माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन इन बीजेटी। अब इधर पी में बात करें, पी इज द रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में क्या होता है? देखो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन जब आपने नहीं लगाया था उससे पहले पी में क्या होते हैं? एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट पी साइड, ये रिवर्स माइनॉरिटी कैरियर की कंसंट्रेशन थी इक्विलिब्रियम पे। अब जैसे ही आपने रिवर्स बायस लगाया तो रिवर्स बायस से क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, रिवर्स बायस का मतलब सपोज ये पी है तो यहाँ पे आपने माइनस लगाया, यहाँ पे प्लस लगाया, तो प्लस से माइनस एक इलेक्ट्रिक फील्ड किया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ खींच लेता है, और खींच लेता है तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है कोने कोने के, यहाँ के कोने कोने के इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। कोने कोने के इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, ये कंसंट्रेशन ऐसी हो जाती है। तो दिस इज द डोपिंग प्रोफाइल। तो रिवर्स बायस में हमेशा डोपिंग प्रोफाइल ऐसी मिलेगी, फॉरवर्ड बायस में हमेशा डोपिंग प्रोफाइल ऐसी मिलेगी। दिस इज इन द एक्टिव रीजन, दिस इज फॉर एक्टिव रीजन। अगर आपको रिवर्स एक्टिव बनाना है, रिवर्स एक्टिव बना लेते हैं अपन वो भी सर, इसको आगे करते हैं। सपोज अपने को इसके नीचे अपने को डायग्राम बना लेते हैं, ये एक्टिव मोड के लिए हो गया ना। रिवर्स एक्टिव मोड के लिए बनाते हैं। रिवर्स एक्टिव मोड के लिए भी वही करना पड़ेगा अपने को, दिस इज पी, दिस इज एन, दिस इज पी, दिस इज रिवर्स बायस। रिवर्स एक्टिव की बात कर रहा हूं मैं, दिस इज रिवर्स बायस एंड दिस इज फॉरवर्ड बायस, उल्टा कर दिया। रिवर्स एक्टिव मोड है ये, रिवर्स एक्टिव मोड या इनवर्स मोड, इनवर्स एक्टिव मोड। तो रिवर्स एक्टिव मोड में ये यहां फॉरवर्ड था तो ये फॉरवर्ड हो गया, ये रिवर्स हो गया, उल्टा हो जाएगा। यहां फॉरवर्ड बायस है, यहां होल्स ज्यादा है, इधर होल्स इंजेक्ट होंगे। होल्स इंजेक्ट कैसे होंगे? ऐसे होंगे सर, तो ये होल्स की कंसंट्रेशन इंजेक्ट हो गई। इधर एन लाइटली डोप्ड है, लेकिन फॉरवर्ड बायस है तो इंजेक्ट है तो ऐसे ही होगा, दिस इज एन, तो एन इंजेक्ट हो गए। अब इधर रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस में पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन बना लो हमेशा। तो सपोज यहां पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे थे एन पी नॉट, अब जैसे ही रिवर्स बायस किया तो यहाँ पास के इलेक्ट्रिक फील्ड खा जाएगा, पास के इलेक्ट्रिक फील्ड खा जाएगा तो कैसे आ जाएगा? दिस कंसंट्रेशन यहाँ कम हो जाएगी कंसंट्रेशन, दिस विल बी लाइक दिस। तो दिस इज डोपिंग कंसंट्रेशन, मतलब माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन को बताने का तरीका है ये, तो रिवर्स एक्टिव में। क्लियर है? तीसरी चीज अगर अपने को
सेम चीज अगर अपन बना दें किसके लिए, सेचुरेशन के लिए सर, सेचुरेशन के लिए बना सकते हैं सर, सेचुरेशन के लिए और कट ऑफ के लिए। सेचुरेशन के लिए बनाते हैं सर, सेचुरेशन में क्या होगा, दिस इज पी, दिस इज एन, दिस इज पी, सेचुरेशन में दोनों फॉरवर्ड बाइस होगा सर, ये भी फॉरवर्ड बाइस कर देंगे सर और इसको भी फॉरवर्ड बाइस कर देंगे। अगर आप दोनों को फॉरवर्ड बाइस करेंगे तो क्या होगा, दोनों को अगर आप फॉरवर्ड बाइस कर देंगे तो हमें क्या मिलने वाला है। अब देखो अगर अपन ध्यान से देखें, हम दोनों को अगर फॉरवर्ड बाइस में देखते हैं, ये फॉरवर्ड बाइस में, फॉरवर्ड बाइस में तो पी से एन की तरफ इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे, इस तरीके से मूव करेंगे, पहले मेजर कंसंट्रेशन, यहां से एन से इलेक्ट्रॉन कम है लेकिन ऐसे मूव करेंगे। सेम ईयर पी में, यहां पे भी फॉरवर्ड बाइस है तो इस जंक्शन में भी जो आपके इधर से एन से पी की तरफ होल्स जाएंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स अगर इस तरफ जाएंगे तो कैसे मूव करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, दिस इज ऑल्सो लाइक दिस। तो आपको तीनों ही जगह इस तरीके से आपको मिलने वाला है। और इधर जो कंसंट्रेशन है वो इस तरह मूव होगी, इस तरह से मूव होगी, इस तरह में। डोपिंग प्रोफाइल ऑफ माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन, ये सब माइनॉरिटी है, जैसे यहाँ माइनॉरिटी और यहाँ माइनॉरिटी। एंड लास्ट दिस इज नोन एज द सेचुरेशन रीजन। एंड लास्ट वन अगर कट ऑफ की बात करें तो उसमें तो बहुत आसान है कट ऑफ में बनाना, तो कट ऑफ में तो कुछ है ही नहीं सर, कट ऑफ तो बहुत आसान है सर। कट ऑफ में कैसे हो जाएगा सर, कट ऑफ में ऐसे हो जाएगा सर, दैट इज बहुत आसान होता है कट ऑफ। दिस इज पी, दिस इज एन, दिस इज पी। अगर आप कट ऑफ में बनाएं तो दिस इज, हम रिवीजन कर रहे हैं दोस्त, दिस इज रिवर्स बायस, दिस इज रिवर्स बायस, दिस इज ऑल्सो रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में कंसंट्रेशन पहले इक्विलिब्रियम में बना ली तो यहाँ कैसी कंसंट्रेशन हो जाएगी, लाइक दिस। रिवर्स बायस में हमेशा ऐसी आती है, देखो ऐसी। इधर भी रिवर्स बायस तो सर इधर भी इक्विलिब्रियम बना लो, इधर भी ऐसे रिवर्स बायस। और बीच में इसमें एन में तो ऑलमोस्ट होती ही नहीं है रिवर्स बायस, ऑलमोस्ट जीरो कंसंट्रेशन इज जीरो कंसंट्रेशन, दिस इज ऑल्सो जीरो। तो दिस इज द इन द कट ऑफ मोड। कट ऑफ चारों मोड में मैंने आपको ये बता दिया कि कैसे माइनॉरिटी कैरियर की कंसंट्रेशन बढ़ती है। कंप्लीट रिवीजन हो गया, किस तरीके से हमें डायग्राम को देखना आना चाहिए बीजेटी को, इतनी डिटेल में कोई बताएगा नहीं आपको। नाउ उसके बाद अगर अपन चलते हैं, लास्ट इज एबर्स स्मॉल मॉडल। एबर्स स्मॉल मॉडल, एबर्स स्मॉल मॉडल क्या कहता है, एबर्स स्मॉल मॉडल कहता है कि भाई सपोज ये बीजेटी है, सपोज एक बीजेटी है एनपीएन, और इस बीजेटी के अंदर मैंने क्या किया, ये इंटरेक्टिव है, आपस में एनपीएन जुड़ा हुआ है। सपोज ऐसा भी तो लग रहा है सर ये एक एनपी है, ये पीएनपी है, तो आप अपन क्यों इसको ऐसा नहीं कर, ये एनपीएन है, ये पीएनपी भी हो सकता है, दिस कैन बी पीएनपी, पीएनपी भी हो सकता है। अगर आप ये पीएनपी हो सकता है तो अपन ऐसा नहीं कर सकते सर कि ये पी एंड एक डायोड बना लें, यहाँ पे ये एक डायोड बना लिया और इधर भी क्या हो रहा है, एक डायोड बन रहा है, ये उल्टा वाला एनपी डायोड, ये ऐसा ही बना लिया और ये हो गया इमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर, ये इमीटर ये बेस। क्या दोनों एक जैसे काम कर जाएंगे क्या सर, ये इमीटर ये बेस, ये और ये की बात है क्या, ये पीएन ये एनपी नहीं, क्योंकि इंटरेक्टिव नहीं है। यहां की जो पी और एन के जो होल्स है वो अल्टीमेटली यहां तक पहुंचते हैं, कुछ रिकंबाइन होगी, यहां पे क्या होगी, ये फॉरवर्ड करंट जो भी यहां से फ्लो होगी वो यहां से यहां इसमें आगे जाएगी नहीं। तो ये इसकी दोनों की तरह सेम नहीं है, ये बिल्कुल इसकी तरह काम नहीं करेगा। लेकिन अगर काम करवाना है, इक्विवेलेंट बनाना है, तो क्या करें, मेन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ के होल्स जो है, यहाँ की जो इमीटर करंट है वो यहाँ तक नहीं पहुंच रही। तो इस करंट को, इस फॉरवर्ड करंट को, ये फॉरवर्ड बायस अगर मैं कर दूं इसको एक बार के लिए, तो इस फॉरवर्ड बायस के यहाँ के करंट को यहाँ तक पहुंचाना है, तो कैसा करूं, तो यहाँ एक सोर्स लगा देता हूं करंट का और उसका नाम रख देता हूं एल्फा, एल्फा, ठीक है, जो भी आपकी करंट आएगी एल्फा इंटू आईसी, ठीक है, एल्फा आई रख देता हूं इसको, कोई बात नहीं, एल्फा आई फॉरवर्ड कर देता हूं, उसका आई नाम है तो एल्फा आई फॉरवर्ड करंट, ठीक है। तो इसका नाम मैंने रख दिया कि यहां से करंट फ्लो की, यहां से जो करंट फ्लो हुई दैट इज उसको यहां तक पहुंचाना है, यहां तक पहुंचाना है, तो यहां तक उसका कुछ पार्ट एल्फा, अपन ऐसा क्या करते हैं, देखो आई ई इज इक्वल टू क्या होता है, एल्फा आई सी, यही तो होता है, आई ई इज इक्वल टू एल्फा आई, सॉरी गलती कर रहा हूं मैं, आई सी इज इक्वल टू, सॉरी आई सी इज इक्वल टू एल्फा आई, थोड़ा जल्दी चल रहे हैं ना अपन इसलिए, आई सी इज इक्वल टू क्या होता है, एल्फा आई, एल्फा आई यानी एल्फा इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई। तो ये वाली करंट यहाँ पे अपन इमीटर करंट बोल सकते हैं कि यहाँ से जो करंट फ्लो हो रही है उसको अपने को एल्फा इंटू आई करके यहाँ पहुंचाना है। तो यहाँ पे इस करंट को पहुंचाने के लिए अपन ने क्या कर दिया, करंट सोर्स लगा दिया। करंट सोर्स लगाने से क्या हो गया कि ये करंट जो यहाँ नहीं जा रही थी अब ये करंट यहाँ पे चली गई, ये अगर फॉरवर्ड बायस है ये रिवर्स बायस में है तो आराम से ये रिवर्स बायस की करंट भी फ्लो हो जाएगी, ये फॉरवर्ड बायस की करंट भी फ्लो हो जाएगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन फ्लो हो जाएगी। तो दिस इज फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। अगर इसी को मुझे कुछ उल्टा काम करवाना है, इधर से रिवर्स बायस करना है और इधर से फॉरवर्ड बायस करना है, इनवर्स एक्टिव मोड में काम करवाना है, ये तो एक्टिव मोड में हो गया, आराम से काम हो गया। इनवर्स एक्टिव में करवाना है तो
बोला सर इसमें दोनों ने एक्सेप्ट करवाना है, तो एक काम करते हैं, यहां वाली करंट को अगर फॉरवर्ड बाई करेंगे तो ये वाली करंट यहां जानी चाहिए, तो एक काम करते हैं यहां भी एक सोर्स लगा देते हैं, एक सोर्स लगा देते हैं, उसका नाम क्या रख देते हैं, यहां की जो करंट आईसी है तो एल्फा इंटू एल्फा रिवर्स इंटू आईसी कर देते हैं, तो यहां की करंट भी यहां आ जाएगी सर, यहां की रिवर्स मोड में इसलिए आर कर दिया तो यहां की करंट भी यहां आ जाएगी। यानी अब इस पूरे डायग्राम से हम इसको पहले वाले मोड में भी काम में ले सकते हैं, एक्टिव में, रिवर्स एक्टिव में भी ले सकते हैं, और सेचुरेशन में, और उनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों को भी फॉरवर्ड बायस कर दो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों तो आप सेचुरेशन में भी काम में ले सकते हो, और आप कट ऑफ में भी, इसको कट ऑफ में कोई दिक्कत ही नहीं, दोनों को ऑफ कर दोगे तो करंट तो वैसे ही जीरो होने वाली है। तो ये चारों रीजन में काम करता है, यानी एबर स्मॉल मॉडल वर्क इन all modes, clear? This is all about your basic BJT configuration या BJT एम्पलीफायर। आपको बिल्कुल अच्छे से मैंने BJT का एम्पलीफायर का सारा रिवीजन करवा दिया है। अब लास्ट वन इज द MOSFET एंड MOS कैपेसिटर। लास्ट वन इज द MOSFET एंड MOS कैपेसिटर।